topic, that is the crossing over. In previous period already learn about the linkage. What is linkage? Linkage हमने देखा है लास्ट पीरियड में, लिंकेज के टाइप्स देखा है, देन सेक्स लिंक, जीन्स जो है सेक्स लिंकेज के टाइप्स भी हमने देखा है लास्ट पीरियड में. देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर. इन प्रीवियस स्टैंडर्ड और इन 11th स्टैंडर्ड ऑलरेडी लर्न अबाउट द क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर हमने ये मैकेनिज्म देखा है इन मियोसिस. लास्ट ईयर में मियोसिस ये पार्ट हमने देखा है. मियोसिस में अलग अलग कंटेंट, अलग अलग फेजेस प्रेजेंट होती है. उस फेज में फर्स्ट प्रोफेज 1 जो है, इस प्रोफेज 1 में अलग अलग फेजेस होती है. इन प्रोफेज 1 देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फेजेस. फर्स्ट वन इज लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस. दीज आर द फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस 1. मियोसिस में हमने काफी सारे फेजेस देखे हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ये दो फेजेस मेजर हमने देखा है लास्ट ईयर में. अब क्रॉसिंग ओवर उसी का पार्ट. क्रॉसिंग ओवर जब देखेंगे तब यहाँ पे मियोसिस इन सेल डिवीजन ये पार्ट हमने देखा है. मियोसिस के फेजेस होते हैं दो. फर्स्ट वन इज मियोसिस 1, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. अब हमें इसके बारे में डिटेल नहीं देखना है. अब देखो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इसमें भी अलग अलग फेजेस होते हैं. मियोसिस 1 में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं, मतलब यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होती है, रिडक्शन डिवीजन. देन यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन, यहाँ पे कौन सा होता है, इक्वेशनल डिवीजन ऑकर इन मियोसिस. अब देखो यहाँ पे अगर मियोसिस 1 है तो मियोसिस 1 में ऑब्जर्व करते हैं, मियोसिस 1 में फर्स्ट फेज होती है प्रोफेज 1. कौन सी फेज होती है, प्रोफेज 1. अब प्रोफेज 1 में अलग अलग फेजेस होती है. प्रोफेज 1 possess different phases. First that is the leptotin, then second one is zygotin, then third one is पैचिटिन, then fourth one is diplotin, and last one is dikinesis. These are the phases of प्रोफेज 1. मतलब प्रोफेज 1 में अलग अलग फेजेस होती है. हम ये पार्ट देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर ऑकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैचिटिन स्टेज इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. मतलब प्रोफेज 1 में ये जो पैचिटिन होती है उस फेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है. अब क्रॉसिंग ओवर समझने के लिए हम थोड़ा प्रीवियस पार्ट देखेंगे. फर्स्ट वन दैट इज द मियोसिस. रिडक्शन डिवीजन होता है. मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीजन होता है. फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है. कितने क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड सेल में ट्वाइस n, डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम है. तो मियोसिस 1 के वक्त क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है. रिडक्शन डिवीजन मतलब 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम. ये मतलब यहाँ पे आधे क्रोमोसोम इनहेरिट होते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ मियोसिस 1, दैट इज द 23. ये मेल से आएगा. देन उसके बाद फीमेल से अगर कंसीडर करेंगे, फीमेल में भी क्या होता है 46 क्रोमोसोम, दैट इज द ट्वाइस n. जब मियोसिस होगा, मियोसिस 1, तब यहाँ पे क्या होगा, 23 क्रोमोसोम केम फ्रॉम, मतलब यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा. जब ये मेल और फीमेल रिडक्शन डिवीजन होता है तब यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होने के बाद 46 क्रोमोसोम मतलब डिप्लॉइड क्वांटिटी ये मेंटेन होती है. ये हमने देखा है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर. अब देखिए आप नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेप्टोटिन. लेप्टो मींस थीन एंड टीन मतलब थ्रेड. क्रोमोसोम 3 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे. कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेप्टोटिन. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जाइगोटिन. जाइगोटिन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. मतलब जो आधे क्रोमोसोम मेल से आ रहा है और आधे क्रोमोसोम जो फीमेल से आ रहे हैं उसमें कुछ सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं. मेल और फीमेल में कुछ सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं. वो सिमिलर क्रोमोसोम में क्या होती है, कुछ सिमिलर क्रोमोसोम होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होती है. अब सिमिलर क्रोमोसोम मतलब जिसका साइज, शेप, लेंथ एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, मतलब मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज
जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। जीन की पोजीशन जो है वो सब सेम होती है, साइज, शेप, लेंथ ये सब सेम होता है। दैट्स व्हाई दैट क्रोमोसोम इज नोन एज homologous chromosome. One chromosome came from male and one chromosome came from female. उसी को बोलते हैं मैटरनल, जो होते हैं पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम सिमिलर, वो उनकी पेयरिंग होती है, दैट इज नोन एज जाइगो। जाइगो मतलब पेयर, और यहाँ पे क्या होता है, टीम मतलब थ्रेड। यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी पेयरिंग होती है, कहाँ पे, जाइगोटिन स्टेज में। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पैचिटिन स्टेज, जो हमें पढ़ना है। कौन सी फेज है, पैचिटिन स्टेज। अब माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक रेड और एक पर्पल कलर का या ब्लू कलर का एक पार्ट दिख रहा है क्रोमोसोम, उनकी पेयरिंग दिख रही है, ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, ये पेयरिंग है उनकी। अब उसके बाद पेयरिंग के बाद देखो यहाँ पे उसे बोला है जाइगोटिन स्टेज। अब पैचिटिन स्टेज जो थर्ड स्टेज है वो कौन सी है, पैचिटिन स्टेज है। अब पैचिटिन स्टेज के वक्त क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मान लो ये मेल से है ये फीमेल से है, तो इनके बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे के साथ क्रॉस होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसी वजह से क्रॉस होगा। अब अगर यहाँ पे क्रॉस होता है तो क्या होगा, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब मान लो अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम आ रहा है मेल से और सेकेंड क्रोमोसोम आ रहा है फीमेल से। ये सेकेंड क्रोमोसोम आ रहा है फीमेल से। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स होते हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। कितने, ये एक और ये सेकेंड। दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसे क्या बोलेंगे हम, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे इसे हम, सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसे भी हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन ये मेल से आया है, ये फर्स्ट, और ये सेकेंड फीमेल से आया है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, इन 2 क्रोमैट, यहाँ पे अगर मेल का एक आर्म देखेंगे और फीमेल का अगर आर्म देखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे इसे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम के आर्म्स है, क्रोमैटिड्स है, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा। अगर ये 2 क्रोमोसोम है तो 2 क्रोमोसोम के बीच यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं मैटरनल से और पैटर्नल से जो आते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। मतलब इसका जो पार्ट है यहाँ पे, जो फीमेल का जो क्रोमोसोम है, इसका पार्ट यहाँ पे अटैच होगा लाइक दैट, और यहाँ पे मेल के क्रोमोसोम का पार्ट यहाँ पे अटैच होगा लाइक दैट। ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, मतलब जीन की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी। मतलब न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग जीन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होगा। ये पेरेंट जो है इसमें से ऑफस्प्रिंग में न्यू यंग वन में क्या होगा, इनहेरिट होगा। अब यहाँ पे देखो पैचिटिन में द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज नोन एज चायस्मेटा। उसे क्या बोलते हैं हम, चायस्मेटा बोलेंगे। मतलब पेयरिंग के बाद यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है इन पैचिटिन स्टेज। उस वक्त यहाँ पे टेट्रावैलेंट स्टेज दिखता है। टेट्रावैलेंट मतलब 4 आर्म दिखते, देखो यहाँ पे 2, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, 4 क्रोमोसोम में 4। दैट्स व्हाई इज नोन एज, यहाँ पे क्या दिखेंगे हम, टेट्रावैलेंट कंडीशन यहाँ पे दिखती है। डायवैलेंट मतलब 2 आर्म वहाँ पे दिखेंगे यहाँ पे जाइगोटिन स्टेज। लेकिन यहाँ पे पैचिटिन स्टेज में क्या होता है, टेट्रावैलेंट कंडीशन वहाँ पे दिखती है, क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज नोन एज चाइल्ड। मतलब न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग क्रोमोसोम इनहेरिट होगा कहाँ पे, ऑफस्प्रिंग में। उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे डिप्लोटिन स्टेज, पैचिटिन के बाद डिप्लोटिन स्टेज। अब डिप्लोटिन स्टेज जब देखते हो तब यहाँ पे क्या होगा, न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग क्रोमोसोम इनहेरिट होगा, न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग जीन इनहेरिट होगा कहाँ पे, ऑफस्प्रिंग में, न्यू यंग वन में। मतलब न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग अगर क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, इवोल्यूशन, कुछ डिफरेंसेस
पेरेंट से कुछ डिफरेंट ऑफस्प्रिंग वहाँ पे फॉर्म होगा। सिमिलरिटीज तो होती है लेकिन कुछ अलग कैरेक्टर क्यों इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर के बारे में, मतलब क्रॉसिंग ओवर विच लीड टू फॉर्म इवोल्यूशन, मतलब विच क्रॉसिंग ओवर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज और इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसका? क्रॉसिंग ओवर का। इसी वजह से ये मैकेनिज्म किसने बताया, ये क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म? दैट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस in homologous chromosome, that explanation done or that part explained by the Morgan. Morgan ने ये सक्सेसफुली इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज द मॉर्गन एक्सपेरिमेंट शोइंग लिंकेज। अब मॉर्गन एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्ट है क्या, ये काफी जरूरी है क्योंकि न्यू मेंडलिज्म में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है न्यू मेंडलिज्म जो है, न्यू मतलब डिफरेंसेस। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया है वो सक्सेसफुल है या नहीं है, ये किसने बताया? ये 100% जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो एक्सेप्शन है किसी का, बराबर? डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। अलग अलग यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सेल के ऊपर या अलग अलग वे से वर्क किया है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? दैट इज द मॉर्गन एक्सपेरिमेंट शोइंग द लिंकेज। जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया लिंकेज के ऊपर, उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। अब मॉर्गन कौन है? मॉर्गन ने क्या यूज किया है? मॉर्गन ने यहाँ पे क्या किया है? एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए उन्होंने फ्रूट फ्लाई, दैट इज द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये एक फ्रूट फ्लाई है, उसे यूज करके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया है, एनिमल के ऊपर सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया है। अब देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट में क्या बताएगा। अब देखो यहाँ पे मॉर्गन जो है, मॉर्गन की हिस्ट्री आपकी किताब में मेंशन है। यहाँ पे देखो ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट मॉर्गन ने सक्सेसफुली यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब मॉर्गन कौन है? देखो यहाँ पे थॉमस हंट मॉर्गन was an American biologist. He used fruit fly, that is the Drosophila melanogaster, in genetic research and established the chromosomal theory of heredity. मतलब जेनेटिकल रिसर्च में मॉर्गन ने क्या किया है? एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट यहाँ पे शो किया है इसके ऊपर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, दैट इज द फ्रूट फ्लाई, ये फ्रूट फ्लाई के ऊपर यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन दिया है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्यों यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी इसके ऊपर उन्होंने वर्क किया। मतलब यहाँ पे जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया था, क्या पार्ट मेंडल ने एक्सप्लेन किया था? मेंडल ने क्या बोला था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये एक्सप्लेन किया, बराबर है? मतलब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज होती है वो पेरेंट की जैसे पॉसिबिलिटी तो होती है, लेकिन अदर देन पेरेंट वहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने रेशो बताया था, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1, ये रेशो मेंडल ने बताया था। किसने बताया था? मेंडल ने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जो है इसके बारे में उन्होंने बताया था। मॉर्गन ने इसके ऊपर वर्क किया है, फ्रूट फ्लाई के ऊपर वर्क किया, मतलब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज किया होगा, उसके पीछे रीजन क्या है? मॉर्गन ने क्यों चूज किया है? अब मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया ये ड्रोसोफिला जो है इजीली हम लेबोरेटरी में कल्चर कर सकते, मतलब लेबोरेटरी जो है नॉर्मल कंडीशन में जो लेबोरेटरी है हाईली इक्विप नहीं, अगर नॉर्मल लेबोरेटरी है वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे ड्रोसोफिला क्यों चूज किया है मॉर्गन ने? बिकॉज ड्रोसोफिला आर इजीली कल्चर्ड इन ए पर्टिकुलर लैब और लेबोरेटरी, मतलब पर्टिकुलर लेबोरेटरी में ड्रोसोफिला हम कल्चर कर सकते हैं।
इजी टू कल्चर इन अ पर्टिकुलर लैब, ये फर्स्ट पॉइंट। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे जब कल्चर करते हैं तब लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म, मतलब लार्ज क्वांटिटी में लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म इन शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन में काफी सारी प्रोटीन वहां पे फॉर्म होती है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद थर्ड अगर पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रोटीन है शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब उसका लाइफ स्पैन कितना है। लाइफ स्पैन अगर देखेंगे हम स्पैन अगर देखेंगे तो यहाँ पे नियर अबाउट 2 वीक मतलब 14 डेज का ये लाइफ स्पैन होता है। कितने? 14 डेज। शॉर्ट लाइफ स्पैन होने की वजह से क्या होगा, रिसर्च करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट लाइफ स्पैन है, इसी वजह से रिसर्च के ऊपर उसके ऊपर मतलब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे लाइफ स्पैन शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, हमें पॉसिबिलिटी जल्दी जल्दी मिलते जाएंगे। एक महीने हम 2 उसकी पॉसिबिलिटी जो मतलब प्रोजीनियम फॉर्म कर सकते हैं, मतलब ड्यूरेशन हमें रिसर्च के लिए कम लगेगा। इसी वजह से उन्होंने क्या किया है, ये इजीली ये ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। देन उसके बाद जब हम क्रॉस करते हैं कोई वेराइटी तो यहाँ पे काफी सारी वेरिएशन क्रिएट होते हैं, वेरिएशन वहां पे ऑब्जर्व होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में। इसी वजह से वेराइटी ऑफ ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट्स व्हाई दैट ड्रोसोफिला यूज्ड बाय द मॉर्गन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट पर्पस। एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए उन्होंने ये यूज किया। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे मेल और फीमेल, अगर मेल और फीमेल अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे मेल का साइज शॉर्ट होगा, मेल इज शॉर्टर, मेल इज शॉर्टर देन फीमेल, मतलब फीमेल का जो साइज है, लेंथ है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है देन द मेल। दैट्स व्हाई दैट मॉर्गन इजी टू आइडेंटिफाई, मेल और फीमेल हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे, बराबर है। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फॉर्म होती है वहां पे, मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन ऑकर होते हैं, यहाँ पे हेरिडिटी वेरिएशन ऑकर होते हैं, मतलब ये सब रीजन है। इसी वजह से मॉर्गन ने क्या किया है, फ्रूट फ्लाई चूज किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल पर्पस। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई मॉर्गन यूज फ्रूट फ्लाई और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल पर्पस। 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, मॉर्गन ने, ये तो हमें समझ में आ गया कि मॉर्गन ने यहाँ पे ये फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला क्यों चूज किया है, फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल पर्पस। उन्होंने क्या किया है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। जो एक्सपेरिमेंट बताया था मेंडेल ने, उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है इन 1933 इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। अब मॉर्गन ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए ये यहाँ पे यूज किया। अब मेंडेल ने जब एक्सप्लेन किया था कौन सा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जब लॉ एक्सप्लेन किया है मेंडेल ने, उस वक्त वहां पे क्या था, 2 क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम, ये सेकंड, ये क्या है, क्रोमोसोम, इमेजिन करो ये 2 क्रोमोसोम। अब यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है, ये जीन है, ये ए जीन है यहाँ पे फर्स्ट क्रोमोसोम पे, और सेकंड क्रोमोसोम पे बी जीन है यहाँ, सॉरी स्मॉल ए जीन, बराबर। यहाँ पे कैपिटल ए और यहाँ पे स्मॉल ए, ये जीन है। अब ये जो जीन है अलग अलग क्रोमोसोम पे होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, इजीली सेग्रीगेट होंगे, बराबर है। और सेग्रीगेट होने के बाद इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, वो असॉर्ट भी होते हैं। ये सेपरेट भी होंगे इजीली, बराबर है। ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये ए और ये ए सेपरेट होने के बाद इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मतलब किसी के भी साथ वो फ्यूज हो सकते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त किसी के भी साथ फ्यूज हो सकते हैं, बराबर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग
जगह, अलग अलग मतलब क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन प्रेजेंट, बराबर। अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये जीन प्रेजेंट है तो इजीली वो सेपरेट होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट भी होंगे, फ्यूज भी होंगे दूसरे एलील के साथ, दूसरे क्रोमोसोम के, बराबर है। ये बताया किसने? लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल ने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी वजह से वहां पे वेरिएशन क्रिएट होते हैं, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन, जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है उससे भी अलग अलग वेरिएशन हमें दिखने लगते हैं, मतलब न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन अब मॉर्गन ने एक्सपेक्ट किया है लिंकेज, हमने लास्ट टाइम देखा है लिंकेज के बारे में हमने पढ़ा है। लिंकेज के बारे में यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं उसकी एक डेफिनेशन बनाई है, मतलब मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन। As genes are present on chromosome, they have tendency to inherit together is called linkage। मतलब क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो इनहेरिट होता है टुगेदर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज द लिंकेज। ये बताया गया है। अब यहाँ पे देखो, अब दो अलग अलग क्रोमोसोम पे होने के कारण ये जीन इनहेरिट हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं और फ्यूज हो रहे हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। बट अगर मान लो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, मान लो यहाँ पे एक क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स है, ये कैपिटल ए स्मॉल, अब इसी में इंक्लूड करेंगे। देखो यहाँ पे सेकेंड जीन, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल, बराबर। अब यहाँ पे जो है ये जो जीन है, ये जीन क्या होंगे? सेग्रीगेट होंगे, एक क्रोमोसोम के जीन अलग जाएंगे और सेकंड क्रोमोसोम के जीन अलग जाएंगे, मतलब यहाँ पे ये अलग अलग आएंगे, बराबर। ये फर्स्ट, ये सेकंड क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पे ये इजीली सेग्रीगेट होंगे क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ सेकेंड जीन हमने ऐड किया यहाँ पे फर्स्ट क्रोमोसोम पे, दैट इज बी, कैपिटल बी, और सेकेंड क्रोमोसोम पे स्मॉल बी, ये हमने ऐड किया है। अब यहाँ पे जो लिंकेज है, सेग्रीगेशन की पॉसिबिलिटी अलग अलग क्रोमोसोम पे तो ज्यादा है, लेकिन एक क्रोमोसोम पे अगर हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे जो अगर कंसिडर करेंगे हम फिलहाल उसके ऊपर निगलेक्ट करेंगे, इसे निगलेक्ट करेंगे, और ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पे अगर हम फोकस करेंगे फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है, इस फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है वो कैसे नजदीक दिख रहे हैं। यहाँ नजदीक दिखने के कारण क्या होगा? ये सेग्रीगेट होंगे क्या? इजीली सेग्रीगेट नहीं होंगे वो। सेग्रीगेट कब होंगे? जब क्रॉसिंग ओवर होगा तब, क्योंकि ये टाइटली अटैच है इसलिए इजीली सेग्रीगेट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, आप कहीं पे घूमने अगर जाते हैं, आपका स्कूल में एक फ्रेंड है जो आपके घर के सामने रहता है, मतलब घर के साइड में रहता है, बराबर है, आपका वो बेस्ट फ्रेंड है, तो आप क्या करते हैं? कहीं पे भी जाना है तो उसे लेकर ही जाते हैं आप साथ। मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड आपके घर के साइड में रहता है, आप कहीं पे भी जाओ, मार्केट जाते हो, मूवी देखने जाते हो, घूमने जाते हो या स्कूल जाते हो, तो उसी के साथ, मतलब उसी को लेकर आप साथ में जाते हो, बराबर। मतलब दैट इज द लिंकेज, उसके बीच में और आपके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, दैट इज द लिंकेज, बराबर है। वो आपके साथ कंटिन्यू लिंक है, कनेक्ट है, इसी वजह से उसके साथ आप हमेशा जाते हो। लेकिन एक ऐसा फ्रेंड जो आपका दूसरी जगह है, बेंगलोर में है, आपके साथ फ्रेंडशिप हुई है, उसके साथ आप कनेक्ट रहते हैं क्या? उसके साथ कनेक्टिविटी रहती है क्या? नहीं, बराबर। मतलब अगर उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं रहती है, क्यों? क्योंकि आप हर वक्त उसके साथ कहीं पे जा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि क्या है, काफ़ी दूर रहता है वो, बराबर। मतलब कनेक्टिविटी किसके साथ ज़्यादा होती है? जो आपके घर के साइड में है उसके साथ कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब मान लो यहाँ पे एक बाइसिकल है, वही एग्जाम्पल हम लिंकेज के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे बाइसिकल, एक बाइसिकल है,
बाइसिकल के ऊपर आपका फ्रेंड और आप बाहर जा रहे, दो घूमने जा रहे, इमेजिन करो, ये फर्स्ट बाइसिकल, देन सेकेंड बाइसिकल, इस बाइसिकल के ऊपर आपका फ्रेंड और आप घूमने अगर जा रहे, दूसरा फ्रेंड, यहाँ पे अगर कोई दूसरा है तो वो घूमने जा रहा है, इमेजिन करो यहाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे भी दो फ्रेंड है बराबर। अब यहाँ पे ये सेकेंड बाइसिकल, आप साथ में जा रहे हैं, एक रोड है साथ में जा रहे हैं, अब टर्निंग आ गई और आप दोनों को बोला गया है, फर्स्ट बाइसिकल को और सेकेंड बाइसिकल को, एक को राइट में जाना है, एक को लेफ्ट में जाना है, तो आप इजीली अपना वे चूज करेंगे, एक राइट में जाएगा और एक लेफ्ट में जाएगा बराबर। मतलब वो इजीली सेग्रीगेट होंगे, दो अलग अलग बाइसिकल पे हैं इसलिए इजीली वो सेग्रीगेट होंगे। लेकिन आपके एक साइकिल पे जो बैठे हैं दो लोग, ये ए और बी, इनको अगर बोला गया कि आप एक राइट में जाओ और एक लेफ्ट में जाओ, आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है? आधी साइकिल लेके वो एक ए वाला इधर जाएगा लेफ्ट में जाएगा और आधी साइकिल लेके बी वाला राइट में जाएगा, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब वो क्या है, लिंक है बराबर है। और यहाँ पे दो साइकिल है फर्स्ट और सेकंड, वो इजीली क्या होंगे, सेपरेट होंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर ये दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे कैपिटल ए और यहाँ पे स्मॉल ए, तो ये इजीली सेग्रीगेट होंगे। जैसे राइट और लेफ्ट हमने देखा है बाइसिकल का एग्जांपल, एक राइट में मुड़ जाएगा और एक लेफ्ट में मुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये इजीली अगर जीन्स दो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो इजीली सेग्रीगेट होंगे बराबर है। लेकिन अगर जीन एक क्रोमोसोम पे अगर होता है, यहाँ पे इसे अगर सेग्रीगेट होने के लिए बोलेंगे, जैसे यहाँ पे बोला है फर्स्ट बाइसिकल में, आप दोनों मतलब फर्स्ट बाइसिकल पे जो ए और बी है उसे बोला गया कि एक राइट में जाओ एक लेफ्ट में जाओ, ये तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल होगा क्या? नहीं। आधी साइकिल लेके ये राइट में जाएगा और आधी साइकिल लेके लेफ्ट में जाएगा क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। मतलब क्या है, उसके बीच पे स्ट्रॉन्ग लिंकेज है बराबर। इसी वजह से जब एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन अगर प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे इजीली सेग्रीगेट नहीं होगा, वहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मेंडेल बराबर। ये मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। मतलब यहाँ पे फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने और उससे ये एक्सप्लेन, मतलब वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है उन्होंने बराबर। अब देखो यहाँ पे ये एग्जांपल से हमारी आइडिया क्लियर होगी। एक क्रोमोसोम पे अगर जीन है तो यहाँ पे क्या होगा, वो सेपरेट नहीं हो सकते बराबर है। वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती, क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी काफी कम है, हो सकता है लेकिन काफी कम बराबर है। अब यहाँ पे अगर एक बाइसिकल पे 3 लोग हैं बराबर है, इमेजिन करो, तो हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये ए बी सी 3 लोग हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जब घूमने के लिए जा रहे हैं बाइसिकल से तो ये सी वाला जो लास्ट बैठा है ये यहाँ पे हम ला सकते हैं और ये बी वाला यहाँ पे ला सकते हैं, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं बराबर है। मतलब उनकी पोजीशन हम चेंज करें बराबर। लेकिन यहाँ पे आधी साइकिल अगर बोलेंगे कि वो यहाँ पे राइट में लेके जाओ, आधी साइकिल लेफ्ट, तो ये पॉसिबल नहीं बराबर। इसी वे से मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, कैसे इनहेरिट होते हैं। मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन है तो वहां पे वो सेग्रीगेट नहीं होंगे। अगर वो सेग्रीगेट नहीं होंगे, सेपरेट अगर नहीं होगा तो क्या होगा, सेग्रीगेट नहीं होगा तो क्या होगा, सेग्रीगेट अगर नहीं होगा तो इसका बेस समझ लो पहले। अगर ये सेग्रीगेट नहीं होगा तो क्या होगा, वैसे के वैसे इनहेरिट होंगे। कहां पे, ऑफस्प्रिंग में, F1 जनरेशन में बराबर है। वैसे के वैसे अगर इनहेरिट होगा तो क्या होगा, दैट इज द कंप्लीट, मतलब वो वैसे के वैसे इनहेरिट होगा, दैट इज द कंप्लीट लिंकेज बराबर है। वो कंप्लीट लिंकेज शो करेगा। अगर कंप्लीट लिंकेज शो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पैरेंटल
कॉम्बिनेशन क्या होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगी पेरेंटल कॉम्बिनेशन की, ज्यादा होगी, मोर होगी। क्यों? क्योंकि वो वैसे के वैसे यूनिट हुआ है, बराबर, वो सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा था, बराबर। दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी के कारण मॉर्गन ने जो एक्सप्लेन किया है वो सक्सेसफुल नहीं है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया, समझ में आया? ये जो पार्ट है वैसे के वैसे ही नीट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेग्रीगेट नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा, और वैसे के वैसे ही नीट होगा। पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे ज्यादा नहीं, वही एक्सप्लेन किया है मॉर्गन, सेम थिंग एक्सप्लेन किया है मॉर्गन। अब देखो यहाँ पे मॉर्गन ने क्या बोला, यहाँ पे मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया। अब मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट जो किया है, अब एक एग्जांपल और देखेंगे। ये एक क्रोमोसोम, यहाँ पे मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, फ्रूट फ्लाई। देखो यहाँ पे फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। अब ये फ्रूट फ्लाई में समझ लो, पहले एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। फ्रूट फ्लाई में मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX, बराबर। ये दो क्रोमोसोम, जैसे ह्यूमन बीइंग में है वैसे यहाँ पे दो क्रोमोसोम वहां पे प्रेजेंट है, बराबर, सेक्स क्रोमोसोम। और मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट है क्या, ये देखते हैं हम। देखो, अब मॉर्गन ने जब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उस वक्त वहां पे एग्जैक्ट क्या हुआ है वो देखो। यहाँ पे क्रॉस किया है, आपकी किताब में एग्जांपल दिया है, देखो, फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल पर्पस, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला लिया, उसके पीछे रीजन दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मॉर्गन एंड हिज ग्रुप क्रॉस येलो बॉडी व्हाइट आई। देखो यहाँ येलो बॉडी व्हाइट आई, ये फीमेल है, मतलब यहाँ पे क्या लिया है, फीमेल। ये सिंबल जो है +0 यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द फीमेल, और ये मेल। अब फीमेल के कैरेक्टर कौन से लिए है मॉर्गन ने, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई। येलो बॉडी मतलब ये देखो, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, ये बॉडी, येलो बॉडी व्हाइट आई, ये पार्ट यहाँ पे मॉर्गन ने लिखा है, मतलब एक कैरेक्टर लिया है किसके, फीमेल, बराबर है। और मेल का देखो यहाँ पे वाइल्ड टाइप, जहाँ पे वाइल्ड टाइप है वो डोमिनेंट, जहाँ पे वाइल्ड टाइप है वो क्या है, डोमिनेंट। यहाँ पे प्लस साइन जो इंडिकेट कर रहा है दैट इज द डोमिनेंट, मतलब वाइल्ड टाइप। और दूसरा मेल जो लिया है, यहाँ पे कौन सा लिया है, मेल, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, मतलब यहाँ पे इसकी बॉडी कौन सी होगी, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट पार्ट आपको ऑब्जर्व करना है, ये सेकंड पार्ट हम बाद में देखेंगे। मतलब मॉर्गन सिलेक्ट मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला। फीमेल कौन सा कैरेक्टर लिया है, फीमेल को कौन सा मतलब कैरेक्टर चूज किया यहाँ पे, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, और मेल को ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, इसके साथ क्रॉस किया। जब क्रॉस किया तो सिमिलर वे से अकॉर्डिंग टू मेंडल के हिसाब से यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम XX, ये X और ये Y, जो मुड़ा हुआ जो बेंड जो क्रोमोसोम दिख रहा है वो कौन सा है, Y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक क्रोमोसोम मेल फीमेल से आया, सेकंड फीमेल से आया, सॉरी मेल से आया, बराबर है। मतलब एक यहाँ से आता है और एक मेल से आता है, ये न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉर्म। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखेंगे सेकंड पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पे एक मेल से आया, फीमेल से आया और सेकंड मेल से आया, ये देखो यहाँ पे। मतलब वाइल्ड टाइप फर्स्ट जो ऑफस्प्रिंग मिला यहाँ पे, अगर पॉसिबिलिटी देखेंगे वाइल्ड टाइप भी दिखा है और येलो वाइट भी दिखा है, येलो बॉडी व्हाइट आई और यहाँ पे व्हाइट टाइप, ये डोमिनेंट होता है, मतलब ब्राउन बॉडी एंड रेड आई यहाँ पे फॉर्म, बराबर। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है F1 जनरेशन अकॉर्डिंग टू मेंडल ने जैसे किया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इंटर क्रॉस किया,
क्या किया है, इसके ऊपर इंटर क्रॉस करने के बाद बिटवीन मेल एंड फीमेल, यहाँ पे जो मेल है और फीमेल मिलते हैं, अगर यहाँ पे इंटर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे ये पॉसिबल है। अब ये पॉसिबिलिटी क्या है, ये पॉसिबिलिटी क्या है, ये हम देखेंगे। देखो ये समझ में आया ना। अब देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखेंगे हम। अब देखो सेकेंड पॉसिबिलिटी, अब ये F1 जनरेशन हो गया, यहाँ पे इंटर क्रॉस किया। F1 जनरेशन में इंटर क्रॉस करने के बाद जब मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया है, बराबर, डायहेड्रल रेशियो मेंडल को क्या मिला था, 9:3:3:1, बराबर है। मतलब यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो मिलता ही था, लेकिन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी ज्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू मेंडल। उसके बेस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन किया। लेकिन मॉर्गन ने जब ऑब्जर्व किया है तब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी होती है, दैट इज द पेरेंटल कॉम्बिनेशन। देखो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये आधा पार्ट अगर देखेंगे काफी सारे हैं, बस यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, बराबर। यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये देखो यहाँ पे ये इस तरह का पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, ये मेल में है, बराबर। सेकेंड टाइप का पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे F1 जनरेशन में। देन नेक्स्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है, ये देखो यहाँ पे, बराबर, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन। देन उसके बाद इस तरह का पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे। मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कितनी है, नियर अबाउट 98.7%। पेरेंटल कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कितनी है, 98.7। और नॉन पेरेंटल की कॉम्बिनेशन कितनी है, देखो यहाँ नॉन पेरेंटल अलग जो है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, ड्यू टू रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेशन, उसकी पॉसिबिलिटी है 1.3%। काफी इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, मॉर्गन ने जो एक्सप्लेन किया है, काफी बार पूछे एग्जाम में। 98.7 नीट के एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन नियर अबाउट 98.7, और नॉन पेरेंटल कितने हैं, नॉन पेरेंटल मतलब रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेंट भी कह सकते हैं, न्यू, बराबर 1.3, मतलब निग्लिजिबल पॉसिबिलिटी। लेकिन मेंडल ने जब बताया था तब वहां पे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी काफी सारी है, बराबर है। अब इसके वजह से ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, इसी वजह से अगर ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन अगर मिलती है, कम मिलती है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने दो जीन देखे हैं, अगर जीन एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो इजीली सेग्रीगेट नहीं हो रहा है, वैसे के वैसे यूनिट हो रहा है। इसी वजह से पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें ज्यादा मिल, इसी वजह से क्या हो रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिल रहे हैं इन F2 जनरेशन। अगर हम देखेंगे तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन की क्वांटिटी अगर देखेंगे, इसके हिसाब से अगर रेशो लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3:1 अप्रोक्सीमेट, मतलब 3 से ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन नियर अबाउट रेशो क्या मिलेगा हमें, 3:1 अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, बराबर। मतलब नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे काफी कम है, इसी वे से मॉर्गन ने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे और एक बात देखो, यार सेकेंड क्रॉस किया मॉर्गन, सेकेंड क्रॉस किसके ऊपर किया, नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे सेकेंड एग्जांपल, ये एक्सप्लेन किया है देखो मॉर्गन, हाइट एंड मिनिएचर ऑफ ट्री। हाइट यहाँ पे देखो सेकेंड क्रॉस बी क्रॉस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखता है, क्रॉसिंग बिटवीन जीन Y एंड W, यहाँ पे दिया है देखो। इन सेकेंड एग्जांपल दिया है क्रॉस बी, देखो सेकेंड एग्जांपल देख रहा है, व्हाइट बॉडी एंड मिनिएचर विंग, मतलब फीमेल चूज किया है कौन सा, व्हाइट बॉडी एंड मिनिएचर विंग। विंग का साइज जो होता है वो कम ज्यादा होता है, हमने लास्ट टाइम देखा है मल्टीपल विंग, बराबर। वहां पे विंग के बारे में बोला गया, मतलब दो अलग कैरेक्टर लिए, व्हाइट बॉडी एंड मिनिएचर ऑफ विंग। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पे व्हाइट, मेल कौन सा चूज किया है, यहाँ पे मेल चूज किया है व्हाइट टाइप, मतलब वो डोमिनेंट होगा इसके ऊपर फीमेल के ऊपर। शो परसेंट रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे देखो क्रॉस बिटवीन
these two genes, अगर यहाँ पे अगर दोनों जीन के ऊपर क्रॉसिंग अगर देखते, देखो ये वाइल्ड टाइप है, ये सेकंड कैरेक्टर फीमेल का, बराबर, इसके ऊपर मिनिएचर ऑफ विंग एंड वाइट बॉडी, इसके ऊपर क्रॉस किया। अब क्रॉस करने के बाद ऑब्जर्व अगर करते हो तो F1 जनरेशन में क्या मिला है, F1 जनरेशन में यहाँ पे हमें ये पॉसिबिलिटी मिली, बराबर। अब इसके ऊपर फोकस करना है, कौन से पार्ट पे फोकस करना है, ये जो दो जीन है, ये दो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, काफी नियरर प्रेजेंट, दोनों जीन कहाँ पे दिख रहा है हमें, काफी नजदीक दिख रहा है, डिस्टेंस उनका काफी कम दिख रहा है। यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे दिया है, ये जीन जो है काफी नजदीक प्रेजेंट है, ए और वाई और डब्ल्यू, ये जो जीन है दोनों जीन काफी नजदीक, बराबर, मतलब यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर ऑब्जर्व कर दो तो ये जीन देखो यहाँ पे, ये क्रोमोसोम इस वे से निकल आ रहा है और यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ पे है, तो मिनिएचर विंग यहाँ पे, बराबर, मतलब ये जो है डिस्टेंस, बराबर है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम, बराबर है। अब ये डिस्टेंस जो होता है, लोकेशन जो होती है, पोजीशन जो होती है यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर जीन की, वो इम्पोर्टेंट। अगर यहाँ पे ये अगर दूर दूर प्रेजेंट है, काफी दूर प्रेजेंट है जीन, तो क्या होगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। अब कैसे, ये रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन प्रेजेंट है, ये ए बी सी डी, बराबर, ये जीन प्रेजेंट है। अब मान लो यहाँ पे अगर दूसरे क्रोमोसोम के साथ क्रॉसिंग ओवर होता है, अभी देखा हमने होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ क्रॉसिंग ओवर अगर होता है, तो पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है सेपरेशन की, कहीं से भी क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, कहीं पे भी होगा, तो पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है, ए और डी सेपरेट होने की। ए और डी क्या होगा, सेपरेट होगा 100%। क्यों, क्योंकि वो क्या है, काफी दूर प्रेजेंट, डिस्टेंस है काफी। उसके बाद यहाँ पे ये इसकी पॉसिबिलिटी 100% होगी कहीं से क्रॉसिंग होगा। देन ए और सी की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, परसेंटेज के हिसाब से 75%। क्यों 75%? क्यों, ये एग्जांपल ले रहे हैं, 75% क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे क्रॉसिंग और यहाँ से अगर होता है तो ए और सी सेपरेट होगा, बराबर, लेकिन यहाँ से होता है तो नहीं, बराबर। और ए और बी इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, जब क्रॉसिंग और यहाँ से होगा तभी यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी मतलब कितनी होगी, वो सेपरेट होगा 25%, बराबर। द पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम और लोकेशन ऑफ जीन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, उसके ऊपर क्या डिपेंडेंट है, मतलब कैरेक्टर इनहेरिट हो, हेरिडिटी कैरेक्टर, न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग कैरेक्टर या पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैरेक्टर, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है, मतलब पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम विच रिस्पॉन्सिबल द लिंकेज, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी, वो कहाँ पे, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, बराबर। अगर यहाँ पे दूर, अगर यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे ये जीन जो है, जीन की पोजीशन काफी दूर दी है, देखो यहाँ पे क्या है, काफी नजदीक है, काफी नियर है, लेकिन यहाँ पे काफी दूर दूर प्रेजेंट। अगर दूर दूर प्रेजेंट है जीन क्रोमोसोम के ऊपर तो क्या होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन एज कंपेयर, यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम मिलेंगे और वहां पे क्या होगा, न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग ऑफस्प्रिंग ज्यादा मिलेंगे। देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे क्या होता है, वाइल्ड टाइप और ये वाइट एंड मिनिएचर, ये F1 जनरेशन में मिला है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ ऑब्जर्व करो, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है, 62.8%, बराबर, क्योंकि यहाँ पे जीन काफी प्रेजेंट है, काफी दूर प्रेजेंट और यहाँ पे नजदीक, बराबर। और यहाँ पे दूर प्रेजेंट होने के
कारण वहां पे क्रॉसिंग ओवर कहीं से भी होता है तो न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग, मतलब रिकॉम्बिनेंट जो न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग जो पेरेंट है उनकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 37.2%। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, नॉन पेरेंटल की 37.2 और पेरेंटल की 62.8। कितने यहाँ पे 62.8। इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इसमें क्या कंक्लूजन होता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर जीन की पोजीशन अगर एक क्रोमोसोम पे अगर काफी नियरर है तो यहाँ पे क्या होगा, लिंकेज वहां पे होगा, बराबर है, लिंकेज होगा मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। लेकिन जीन की पोजीशन अगर दूर है एक क्रोमोसोम के ऊपर, डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो क्या होगा, लिंकेज की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, पॉसिबिलिटी जो इनहेरिट है, इनहेरिशन पैटर्न जो है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग वैसे के वैसे इनहेरिट होगा क्या, नहीं, न्यू कॉम्बिनेशन कंटेनिंग जीन वहां पे फॉर्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब डिस्टेंस यहाँ पे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। मतलब यहाँ पे लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर। दिस इज ओवर अबाउट द लिंकेज एंड इट्स टाइम।